हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिस आंसर क्लासेज में। हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोले तो मानव जनन, और मानव जनन में हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें युग्मक फॉर्मेशन पढ़ना है, युग्मक का फ्यूजन पढ़ना है बोले तो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट, क्लीवेज और क्या बोलते हैं फीटस, इम्ब्रियो, पार्चुरेशन, यहाँ तक की सारी प्रक्रियाएं। पार्चुरेशन बोले तो प्रसव, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो यहाँ तक की सारी प्रक्रियाएं पढ़ने हैं। कौन कौन से आर्गन यूज में आते हैं ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो पढ़ना है। कौन कौन से हार्मोन यूज में आते हैं, वो पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे ना, जनन स्वास्थ्य। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें गोनाड्स की। गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। तो सबसे पहले जो गोनाड्स मिलना प्रारंभ हुआ था वो फाइलम सिलेंटेटा से मिलना प्रारंभ हुआ था, हाइड्रम ना। गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी, गोनाड्स दो प्रकार के होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय ना। गोनाड्स दो प्रकार के होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। ज़्यादातर जो लोअर एनिमल होते हैं, जैसे एग्जांपल पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थीज, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, एक ही शरीर में टेस्टिस और ओवरी दोनों। उसके बाद क्या, एनिलिडा हम लोग जानते हैं, एनिलिडम जो नेरीज होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, जबकि अर्थवार्म और हिडोनेरिया, केचुआ और क्या क्या बोलते हैं उसको, जोंक, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो नेरीज में यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, या तो टेस्टिस एक शरीर में टेस्टिस पाया जाएगा, जिसमें टेस्टिस पाया जाएगा वो मेल, और जिसमें ओवरी पाया जाएगा वो फीमेल। जबकि अर्थवार्म और हिडोनेरिया में क्या है, टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल का केस। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारे शरीर में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कहते किसे हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते किसे हैं। तो ये आपका पहला हेडिंग है। इसके पहले की जो बातें थी वो बेसिक बातें थी ना, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राथमिक जनन अंग कहते किसे हैं, ऐसे जनन अंग जो युग्मकों का निर्माण करें, युग्मकों का निर्माण और हार्मोन का स्रावण करें, उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो मेल में प्राथमिक जनन अंग होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोले तो वृषण। बारी बारी करके सबके बारे में पढ़ेंगे ना। तो वृषण किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का, और हार्मोन कौन सा स्रावण करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में। और इसी प्रकार से फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राथमिक जनन अंग, वो ओवरी बोले तो अंडाशय, जो अंडाशय, और क्या बोलते हैं फॉर्मेशन किसका करता है, ओवा का, ओवा बोले तो अंडाणु, स्पर्म बोले तो शुक्राणु ना। और हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ना। तो एक बार और, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक जनन अंग कहते किसे हैं, वे अंग जो युग्मकों का निर्माण करें और हार्मोन का स्रावण करें, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक जनन अंग। एग्जाम्पल है मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस में क्या, स्पर्म, युग्मक, युग्मकों का निर्माण, और क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, क्या हार्मोन। फीमेल में क्या, प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, ओवरी, और गैमेट कौन सा, ओवा, और हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसका हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, द्वितीयक जनन अंग। तो द्वितीयक जनन अंग कहते किसे हैं, वे अंग जो ना तो युग्मकों का निर्माण करते हैं और ना ही लिंग हार्मोन का स्रावण करते हैं। युग्मकों का निर्माण मतलब ना तो स्पर्म ना तो ओवा का फॉर्मेशन करेंगे, और ना तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ना ही फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करेंगे ना। तो वे अंग जो ना तो युग्मकों का निर्माण करते हैं और ना ही हार्मोन का स्रावण करते हैं, परंतु युग्मकों को मार्ग प्रदान करते हैं, युग्मकों को मार्ग प्रदान करते हैं और भविष्य में उनको मिलने में सहायता करते हैं। मिलने में मतलब क्या, जब सेक्स होएगा मेल और फीमेल में, जनन होएगा बोले तो संभोग, कापुलेशन, अभी आगे पढ़ाएंगे, जनन होएगा तो उनको मिलने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं ना। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मुख्य कार्य क्या है, युग्मकों को मार्ग प्रदान करना, वर्ड याद रखिएगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है वो एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कार्पस ग्लैंड। तो कार्पस ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, कार्पस ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो एक ठो, जैसे इसको एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट बोलते हैं, एक ठो है ट्यूबुलार रेक्टाइल, रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया,
ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट होते हैं। अब एक्स्ट्राटेस्टिकुलर डक्ट और इंटरटेस्टिकुलर डक्ट से क्या अर्थ है? तो सबसे पहले ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेड टेस्टिस और वासा एफरेंसिया टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। इंट्रा टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, परंतु इन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में शामिल नहीं किया जाता। एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ये क्या बोलते हैं, टेस्टिस के बाहर पाया जाता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। उसके बाद क्या, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, तो इन्हें एसेसरी सेक्स ग्लैंड कहा जाता है, सहायक जनन लिंग ग्रंथियां ना। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओविडक्ट होता है, यूटेरस और वेजाइना। प्रमुख रूप से मेमरी ग्लैंड पाया जाता है जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड होता है फीमेल में। तो अब बारी बारी करके हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चल के स्पर्म और ओवा किस प्रकार से फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्लीवेज होता है, जाइगोट बनता है, क्लीवेज होता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, किस प्रकार से पार्चुरेशन होता है, सब क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो नर जनन तंत्र। तो इसके अंतर्गत हम लोग स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एसेसरी सेक्स ग्लैंड, जिसमें सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम। स्क्रोटम को स्क्रोटल सैक भी कहते हैं और हिंदी में वृषण कोश। वृषण कोश थैला, वृषण का थैला, टेस्टिस इसी में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम है। तो इसके बारे में जो वर्ड लिखे हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पे एक बारी बारी करके देखेंगे तो फिर बताएंगे ना। तो जो स्क्रोटम होता है ये एक थैलीनुमा संरचना होता है जो एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है। स्क्रोटम एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमिनल कैविटी बोले तो हमारे जहाँ से रिब्स खत्म होते हैं उसके बाद के जो ऑर्गन होते हैं ना, सब एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत आते हैं ना। तो जो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम जुड़ा होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? इंग्विनल कैनाल के द्वारा। ये इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, स्क्रोटम वृषण कोश उदर गुहा से इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। इंग्विनल कैनाल वह मार्ग है जिसके माध्यम से टेस्टिस मूल रूप से जन्म से पहले एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतरते हैं। जन्म से पहले मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुए होते तभी एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतरते हैं। तो ये पहला केस है स्क्रोटम का। स्क्रोटम का अगला केस, जो इसका तापमान होता है स्क्रोटम का, वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का कारण क्या है? ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का अर्थ होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। किससे? शरीर के तापमान से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है नॉर्मली, तो 37 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो बताएं स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होएगा वो नियर अबाउट कितना होएगा? 35 ना। बॉडी टेम्परेचर से जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा वो तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। क्यों? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। उसका अगला पॉइंट, यदि किसी कारण से टेस्टिस बोले तो ये वृषण टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाता तो उसे बोलते हैं क्रिप्टार्किडिज्म। ये सब वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला। यदि किसी कारणवश टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाता, एब्डोमिनल कैविटी मतलब यहाँ टेस्टिस रहता है और यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पाता, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टार्किडिज्म। टेस्टिस को सर्जरी द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आर्कियोडेक्टॉमी ना। टेस्टिस को शल्य चिकित्सा बोले तो सर्जरी द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? आर्कियोडेक्टॉमी कहलाता है। उसका अगला केस क्या? टेस्टिस को सर्जरी द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से मतलब यहां से स्क्रोटम में लाने की क्रिया क्या कहलाता है? आर्कियोपेक्सी कहलाता है। टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में लाने की क्रिया क्या कहलाता है? आर्कियोपेक्सी। तो एक बार और, यदि किसी कारणवश टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से
स्क्रोटम में नहीं आ पाता तो उसको बोलते हैं क्रिप्टार्किटिज्म। टेस्टिस को सर्जरी द्वारा शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑर्कियोडेक्टॉमी। टेस्टिस को सर्जरी द्वारा स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में लाना क्या कहलाता है? आर्कियोपेक्सी। पालतू जानवरों में टेस्टिस को नष्ट करना, पालतू बोले तो सांड को बैल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन। पालतू जानवरों में टेस्टिस को नष्ट करना क्या कहलाता है? कैस्ट्रेशन। जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा जुड़ा होता है? स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा। ये टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा जुड़ा होता है? स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा। जबकि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम से, ये टेस्टिस स्क्रोटम से किसके द्वारा जुड़ा होता है? गुबर्निकुलम द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है? गुबर्निकुलम। उसके बाद क्या, जो स्क्रोटम होते हैं तो स्क्रोटम में दो प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, एक होता है क्रीमेस्टर मसल्स और एक होता है डार्टस मसल्स। ये क्रीमेस्टर मसल्स दिख रहा है, ये डार्टस मसल्स। तो जो डार्टस मसल्स होते हैं ना, ये मुख्य रूप से स्क्रोटम के तापमान को नियंत्रित करते हैं, स्क्रोटम के तापमान को मेंटेन करते हैं डार्टस मसल्स। इसके अतिरिक्त आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टेस्टिस के मध्य स्क्रोटल सेप्टम पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेप्टम ना। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट बता रहे हैं तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें केवल जनन के समय ही जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं। केवल जनन के समय जब वो सेक्स करने जा रहे होते हैं तभी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं। हम लोग का क्या है, मानव का क्या है, स्क्रोटम में पहले से ही रहते हैं ना। तो एग्जाम्पल है उसका बैट एंड रैट ना। चमगादड़ और चूहे में जो टेस्टिस होता है वो जनन काल के समय ही केवल एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा से स्क्रोटम में आते हैं। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें अस्थायी रूप से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एलिफेंट है, वेल है, प्लेटिपस है, एटसेट्रा ना। तो ये था स्क्रोटम। तो स्क्रोटम समाप्त। अगला हम लोग देखेंगे टेस्टिस। तो अगला देखें टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या, वृषण बोलते हैं ना। तो टेस्टिस की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, विड्थ जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर और जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर। तो ये टेस्टिस का स्पेशल केस। तो टेस्टिस का जो चौड़ाई होता है प्रत्येक टेस्टिस का 2 से 3 सेंटीमीटर और जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर। तो ये टेस्टिस का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, प्रत्येक टेस्टिस का स्ट्रक्चर ना। तो जो टेस्टिस होते हैं वो चारों ओर से 3 आवरण से निर्मित होते हैं। ये जो लेयर देख रहे हैं ना, ये पूरे में है, ये ना सोचिएगा बस इतने में ही है ना। तो 3 आवरण से मिलकर बना होता है। तीनों कौन? ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ना। तो बारी बारी करके पहले देखें। जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो ट्यूनिका वैजिनैलिस होता है और ट्यूनिका वैजिनैलिस दोहरे आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका बाहरी भाग पेराइटल लेयर और आंतरिक भाग विसरल लेयर कहलाता है ना। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर पाया जाता है और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है टेस्टिस के अंदर अनेकों सेप्टा का निर्माण करता है, मतलब पट्ट का निर्माण करता है, जिससे लगभग 250 ये वर्ड आया हुआ एग्जाम में ना, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब का निर्माण करता है। 250, ये जो देख रहे हैं ना आप ब्लैक करके ऐसे करके कितना, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब का निर्माण करता है। उसके बाद लास्ट है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होता है वो रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है। तो ये था टेस्टिस के चारों ओर 3 ठो लेयर, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाद जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जिससे लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब का निर्माण होता है। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में मतलब 250 बताएं, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो 250 टेस्टिकुलर लोब में कुल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं तो लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये ना, तो 250 टेस्टिकुलर लोब में कुल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट केस कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसको टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसका? टेस्टिस का। जो स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है तथा यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वृषण का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद अगला पॉइंट, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नलिकानुमा संरचना निकलता है जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। नलिकानुमा संरचना निकलता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे चल के, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई संयुक्त रूप से, जितने भी ट्यूबुलाई रेक्टाई होते हैं सब संयुक्त होकर जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस। बोले तो ये रेड टेस्टिस, ये देख रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस। तो जिसे ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं तथा ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसे रेड टेस्टिस कहते हैं। और इस रेड टेस्टिस से 12 से 20 अपवाही नलिकाएं निकलती हैं। 12 से 20 अपवाही नलिकाएं मतलब बाहर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया एक अत्यधिक कुंडलित संरचना से जाके मिलता है जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस, ये इपिडिडाइमस कार्पट, कार्पस और काउडा इपिडिडाइमस, 3 प्रकार के ना। तो इपिडिडाइमस देखें, अगला इपिडिडाइमस, टेस्टिस खत्म ना। तो टेस्टिस 3 लेयर, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनालिस, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर होता है जो अनेकों सिप्टा का निर्माण करता है। और ये सिप्टा किसका निर्माण करते हैं, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का निर्माण करते हैं तथा टेस्टिस का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नलिकानुमा संरचना निकलता है जिसे ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में संयुक्त होकर जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसे रेड टेस्टिस कहते हैं। और इस टेस्टिस से 12 से 20 नलिकाएं निकलती हैं जिसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। और वासा इफ्रेंसिया अत्यधिक कुंडलित संरचना से जाकर जुड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमस। और ये इपिडिडाइमस 3 प्रकार के, कार्पट, कार्पस और काउडा इपिडिडाइमस। तो ये अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, इपिडिडाइमस ना। पहला स्क्रोटम पढ़े, टेस्टिस, अगला एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस, मनुष्यों में जो एपिडिडाइमस होता है वो कितना लंबा होता है, लगभग कितना, 6 मीटर, 6 मीटर लंबा होता है। तो ये एपिडिडाइमस में होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंट केस यही है कि जो स्पर्म का निर्माण होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, परंतु निर्माण के पश्चात वो स्पर्म संग्रह कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में, तथा उसका फंक्शनल मैच्योरेशन, क्रियात्मक परिपक्वन जो होता है वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में। ये एपिडिडाइमस का इंपॉर्टेंट केस है ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म स्टोर कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमस में, और वहीं पे उनका फंक्शनल मैच्योरेशन भी होता है। अब ये एपिडिडाइमस आगे चलकर एक नलिकानुमा संरचना से जाकर मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये एक नलिकानुमा संरचना से जाकर मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, वास। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वास डिफरेंस किससे संयुक्त होता है तो आप लोग एपिडिडाइमस तो जानते हैं, परंतु अगर ऑप्शन में ये दे दिया कार्पट और कार्पस और काउडा, तो जो क्या बोलते हैं, प्रियोरिटी आप देंगे काउडा एपिडिडाइमस को ना। तो अगला हम लोग देखेंगे वास डिफरेंस। तो देखें, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगला है वास डिफरेंस ना। तो वास डिफरेंस जो होता है उसमें क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट पाया जाता है जिसके कारण स्पर्म स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ गति करता है। यह पहला केस है, स्पर्म स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ गति करता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होती है, 1 से 3। पाया किस में जाता है, टेस्टिकुलर लोब में। और प्रत्येक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब की संख्या कितना है, लगभग 250। और टेस्टिकुलर लोब का निर्माण कौन करता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वर्ड हम लोग अभी पढ़े हुए हैं सब ना। अब स्पर्म स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ गति करता है क्योंकि वास डिफरेंस में क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं। अगला केस है वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में सेमिनल वेसाइकल के साथ मिलकर एजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करता है तथा ये एजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलता है। यूरेथ्रा बोले तो मूत्र मार्ग। तो अगला है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा और पेनिस, इसके स्ट्रक्चर हम डाले हुए हैं, आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ख्याल से। तो जो मूत्र मार्ग होता है वो यूरिनरी जेनाइटल पोर या यूरेथ्रल मीटस में खुलता है, मूत्र जनन छिद्र में खुलता है ना। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनियल यूरेथ्रा ना। अगला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगला पेनिस। तो पेनिस के आधार भाग को क्रूरा मसल्स पाया जाता है।
पेनिस के आधार भाग में क्रूरा मसल्स पाया जाता है तथा पेनिस में 3 एक्टाइल टिश्यू के रज्जु, एक्टाइल टिश्यू के कार्ड पाए जाते हैं, जिसमें से बाएं तथा दाहिने कार्ड को कार्पोरा कोएरिनोसा कहते हैं और मध्य वाले को क्या कहते हैं, कार्पस स्पंजियोसम। ये पेनिस में 3 इरेक्टाइल टिश्यू के रज्जु पाए जाते हैं, जिसमें से बाएं तथा दाहिने रज्जु क्या कहलाते हैं, कार्पोरा कोएरिनोसा, और मध्य भाग में जो रज्जु पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पस स्पंजियोसम। ये कार्पस स्पंजियोसम आगे की ओर फूलकर एक संरचना का निर्माण करता है जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। अच्छा, पेनिस के बारे में एक चीज और, ये मेल कार्पुलेटरी ऑर्गन है। कार्पुलेटरी मैथुन ऑर्गन, संभोग अंग होता है, नर में पाए जाने वाला संभोग अंग, मैथुन अंग, पेनिस ना। तो ये कार्पस स्पंजियोसम आगे की ओर फूलकर एक संरचना का निर्माण करता है जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस पर एक पतला झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे फॉरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। ग्लांस पेनिस पर एक पतला झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे फॉरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। प्रीप्यूस क्षेत्र में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे प्रीप्यूसियल ग्लैंड कहते हैं तथा ये ग्लैंड सीबम जैसे चिकने पदार्थ का स्रावण करता है जिसे स्पिग्मा कहते हैं। ये ग्लैंड सीबम जैसे चिकने पदार्थ का स्रावण करता है जिसे स्पिग्मा कहते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट देखें। सर्जरी द्वारा प्रीप्यूस को हटा देना सर्कमसीजन कहलाता है। सर्जरी द्वारा प्रीप्यूस को मैक्सिमम लोग हटाते हैं, अभी आगे हम आपको केस बताएंगे कि इससे कौन से डिजीज होते हैं। सर्जरी द्वारा प्रीप्यूस को हटा देना सर्कमसीजन कहलाता है। जो यूरेथ्रा होता है वो पेनिस के कार्पस स्पंजियोसम भाग से होकर गुजरता है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो देखें, तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड। तो जो अभी हम स्ट्रक्चर डाले हुए हैं पेनिस और यूरेथ्रा का, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड देखने को मिलेंगे ना। तो बारी बारी करके देखें। जो सेमिनल वेसाइकल होता है वो संख्या में कितना, 2। सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल फ्लूइड का स्रावण होता है और इस सेमिनल फ्लूइड में मुख्यतः क्या होता है, फ्रक्टोज तथा ये सेमिनल फ्लूइड जो सीमेन होता है, सीमेन बोले तो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग होता है। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में कितना होता है, 1 होता है, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का श्रावण करता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो सीमेन का लगभग 30% भाग होता है और उसमें मुख्यतः कैल्शियम होता है। लास्ट है कार्पस ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है कार्पस ग्लैंड। कार्पस ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, जो संख्या में कितना होता है, 2, और एक कार्पस ग्लैंड कार्पस फ्लूइड का श्रावण करता है ना। कार्पस ग्लैंड में अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस ग्रंथि का श्रावण होता है वो म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ होता है। इस ग्रंथि का श्रावण म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ होता है जो मैथुन के समय, मैथुन बोले तो कापुलेशन, बोले तो संभोग के समय पेनिस को लुब्रिकेट करने का कार्य करता है। लुब्रिकेट बोले तो स्नेहक प्रदान करता है पेनिस को। इस ग्रंथि का श्रावण हल्का क्षारीय होता है जो यूरेथ्रा के अम्लीयता को उदासीन कर देता है। अगर कार्पस ग्लैंड को हटा दिया जाए ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन बोले तो नहीं, सचिन अभी आगे आएगा बताएंगे ना। इस ग्रंथि का श्रावण हल्का क्षारीय होता है जो यूरेथ्रा के अम्लीयता को उदासीन कर देता है। अगला पॉइंट है इन तीनों ग्रंथियों के श्रावण को, इन तीनों ग्रंथियों बोले तो सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड, इन तीनों ग्रंथियों के श्रावण को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। मतलब तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में मुख्यतः फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम होते हैं सेमिनल प्लाज्मा में। जो सीमेन होता है ना वो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म से मिलकर बना होता है। सेमिनल प्लाज्मा, बहुत से लोग क्या होते हैं वो वीर्य और शुक्राणु दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो शुक्राणु और सीमेन जो होता है वो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का संयुक्त रूप होता है ना। स्पर्म अलग होता है, सेमिनल प्लाज्मा अलग होता है, सीमेन अलग होता है। सीमेन बोले तो वीर्य, इसका पीएच मान जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है, 7.35 to 7.5 पीएच वैल्यू इसका। तो सीमेन का जो पीएच मान होता है वो हल्का क्षारीय होता है ना। अगला पॉइंट, वास डिफरेंस को काट देना वैसेक्टॉमी कहलाता है। आप लोग नाम सुने होंगे नसबंदी, तो वो ना ज़्यादातर फीमेल में होता है, क्योंकि होता क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसा केस। जबकि मेल में भी वास डिफरेंस बताया, वास डिफरेंस को अगर काट देंगे
तो वाज डिफरेंस को अगर काटेंगे तो क्रमानुकुंचन गतियां होएगा ही नहीं, स्पर्म वाज डिफरेंस आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो यूरिनरी जेनिटल पोर तक पहुंचेगा नहीं, और जब तक पहुंचेगा नहीं वेजाइना में जाएगा नहीं, वेजाइना में जाएगा नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं कहानी, तो वहीं पे समाप्त ना। तो नर में मतलब पुरुषों में वाज डिफरेंस को काट देना वैसेक्टॉमी कहलाता है, महिलाओं में ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है ना। महिलाओं में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे हम आपको बताएंगे ना। वैसेक्टॉमी के बाद जो सीमेन बाहर आता है, वैसेक्टॉमी के बाद जो सीमेन बाहर आता है वो उसमें केवल सेमिनल प्लाज्मा रहता है, स्पर्म नहीं। स्पर्म वाज डिफरेंस से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि जो वैसेक्टॉमी होता है, नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टॉमी करते हैं और महिलाओं में क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी ना। शरीर से सीमेन के बाहर निकलने की क्रिया को इजैकुलेशन कहते हैं, और एक इजैकुलेशन में स्पर्म की संख्या 200 से 300 मिलियन या 20 से 30 करोड़ होता है। सोचो 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार इजैकुलेशन में निकलते हैं ना, जिसमें से ओवा के साथ फ्यूज कितने स्पर्म होते हैं, एक ठो, और उन्हीं एक से फ्यूज होने के बाद हम लोग दुनिया में आए हैं। अब सोचें 20 से 30 करोड़ स्पर्म, अगर हम लोग एक स्पर्म को निकाल दें तो लगभग, अगर 20 करोड़, एक एग्जांपल है, अगर 20 करोड़ स्पर्म गया है तो 20 करोड़ स्पर्म में से एक स्पर्म में फ्यूज हो गया, बचे कितने, 19,99,999। तो वो करते क्या है मालूम है, वो जो फ्यूज हुआ है ना उसको एनर्जी प्रदान करते हैं कि चलो ठीक है हम तो हार गए, उनको दो। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में क्या है, हम लोग के लाइफ में एक आगे बढ़ेगा तो 10 पकड़ खींचेंगे। आप लोग क्रैब देखें, बहुत तगड़ा नेचर ने एग्जाम्पल वो तगड़ा सेट करके रखे। क्रैब को देखेंगे आप, उसको एक गमले में रखें क्रैब को, और देखेंगे ना एक क्रैब ऐसे ऊपर उठेगा, जैसे एक क्रैब ऊपर उठेगा ना सब जिंदा रहेंगे, दूसरा क्रैब ना उसको पकड़ खींचेगा, फिर जैसे वो ऊपर बढ़ने जाएगा ना दूसरा फिर पकड़ खींचेगा। और यही एग्जाम्पल आप चींटी पे देख लें, बहुत छोटे हैं लेकिन सबसे लड़ सकते हैं ना। तो ये नेचर में बताया है कि हम लोग अपने माँ के पेट में कितने लोग को मार के तब आगे बढ़े हैं, और इस दुनिया में आने के बाद छोटी छोटी चीज़ों से और छोटे छोटे लोगों से, कमज़ोर लोगों से, कमज़ोर कंपटीशन से डर जाते हैं। तो कंपटीशन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है ना। तो आप उसमें लड़ रहे हैं, आपने इसे पता नहीं कितने लड़ रहे हैं। और सीटें, कभी ऐसा हुआ है क्या कि हाँ नीट का पेपर होगा उसमें सीट जो है एक सीट है, सीट तो बहुत सारे हैं ना, एक सीट चाहिए आपको, तो लड़ाई करो, जंग में शामिल हो, जंग से बाहर ना। तो ये अगला है स्पर्म पाथ। स्पर्म पाथ बोले तो स्पर्म किस पथ से होते हुए यूरिनरी जेनिटल पोर की ओर आता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ से प्रारंभ होता है, यहीं पे तो निर्माण होता है। ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस यहाँ पे स्टोर होता है। वाज डिफरेंस में क्रमानुकुंचन गतियाँ होता है, जहाँ से स्क्रोटम से होता हुआ कहाँ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरिनरी जेनिटल पोर। तो ये स्पर्म पाथ है, स्पर्म किस पथ में गति करते हैं ना। तो ये था। अगला हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन देखेंगे ना। तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।